Good morning, everyone. Last time we started a new chapter and we did the topic inertia. कुछ और टॉपिक भी किए थे, फ्रिक्शन फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स. आई थिंक यू ऑल हैव लर्न. So today we'll continue the chapter and we'll do next topic, Newton's first law of motion. तो हमने इससे पहले इनर्शिया पढ़ा. इनर्शिया पे बेस्ड है ये पूरा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसलिए इसको. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं. तो आपको ये सारे जो न्यूटन्स के लॉ आएंगे अभी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब लर्न करने हैं. इनके एग्जाम्पल और इन पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो अब हर एक टॉपिक को अलग से प्रिपेयर करना है. जैसे अभी अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रिपेयर करेंगे और उस पर बेस्ड एक्टिविटीज़ को भी प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, चलिए. तो आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से. तो पहले थोड़ा समझ लो, फिर हम एक्टिविटीज़ को आज परफॉर्म करके भी देखेंगे. ठीक है, कोशिश करूँगा कि परफॉर्म हो जाएं आपके सामने. तो देखिए, पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन. तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया क्या कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी. हर एक चीज़ की टेंडेंसी क्या है कि अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी और चलती है तो चलती रहेगी. ये नेचुरल टेंडेंसी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स की बात नहीं कर रहे, अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स का मतलब वो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए. बैलेंस फोर्स होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है. क्या? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इनर्शिया को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है. तो कोई चीज़, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन में, कोई स्टोन कहीं पे पड़ा है, कोई ब्रिक पड़ी होती है रास्ते में किसी सड़क पे, तो जहाँ पे वहीं पे रहती है, उसको जब तक कोई उठा के फेंक न दे तो वो उसका टेंडेंसी है कि अपनी हम स्कूल में टेबल चेयर्स जहाँ पे जो रखी होती है रूम में, वो हमेशा वहीं रहती हैं. जिस पोजीशन, जो हमारी कवर्ड जहाँ पे रखी होती है वहीं पे होती है. ठीक है, घर में भी जो चीज़ हमारे सामान जहाँ से रखा होता है वहीं पे रहता है. अगर हम उसको शिफ्ट ना करें, उठा के ना, सोफे जहाँ पे घर पे जहाँ रख दिए हमने वहीं रहेंगे. अगर उसको हम इधर उधर शिफ्ट ना करें तो अपनी पोजीशन पे रहता है हमेशा. तो ये नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स की टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. अब इसी से बेस काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं. इन पे बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे आसपास जो होती हैं, और उनको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है. जैसे बस में आप जा रहे हैं या किसी भी रिक्शा में भी आप जा रहे हैं और अचानक से रिक्शा पर ब्रेक लगा दिया. आप स्कूटी पे जा रहे हैं, आप बहुत तेज़ स्कूटी चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, ब्रेक लगा देगा, अचानक से आपको ब्रेक लगानी पड़े, तो आप एकदम से, आपकी बॉडी कहाँ जाती है? आगे की तरफ जाती है. बस में खड़े हैं आप स्टैंडिंग पोजीशन में या बैठे भी हैं, अचानक से बस में ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही कोई भी, आप कार में हो, बस में हो, किसी भी जगह पे हो, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि अचानक से बस चलती हुई बस रुक पड़े तो आप आगे की तरफ को जर्क मिलता है आपको. और कई बार ज़्यादा ही अगर कंडीशन कुछ ज़्यादा ही और स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है और फिर ब्रेक लगें तो आप आगे को गिर भी पड़ते हैं. ऐसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ चलती हुई, रुकी हुई चीज़ अचानक से चल पड़े, आप स्कूटी में, कभी कभी क्या होता है जब नया नया स्कूटी सीखते हैं आप लोग, अचानक से रेस बढ़ गई स्कूटी की तो आप कहाँ को गिरते हैं? स्कूटी आगे को चली जाती है और आप कहाँ गिरते हैं? पीछे की तरफ वो गिर पड़ते हैं. तो ये चीज़ें हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, और ये सब के सब बेस किस पे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है. तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में हम कुछ एक एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकली उन एक्टिविटीज़ को दिखाऊंगा. तो थोड़ा सा फिगर से देख लीजिए, एक कुछ बनी हुई है एक्टिविटी, वो आपको भाई यहाँ पे मैं आपको इसकी पिक भेजूंगा, आप उसमें से नोट कर लीजिएगा. एक्टिविटी को भी नोट करना है, किस सीक्वेंस में नोट करना है वो आपको मैं बता दूंगा अभी. तो पहली एक्टिविटी क्या दिखा रहा है? किसी ग्लास टम्बलर के ऊपर, एक ग्लास टम्बलर है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है. अगर हम फ्लिक करते हैं कार्ड को तो क्या देखते हैं कि तो कार्ड जो है वो आगे आ जाएगा फ्लिक करने पे, और कॉइन क्या है? नीचे गिर जाएगा. क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं कार्ड पर, तो कार्ड को तो फोर्स मिलता है, लेकिन वो फोर्स कॉइन को ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इतनी देरी में जब तक वो फोर्स कॉइन को ट्रांसफ़र हो पाता है, उससे पहले कार्ड बाहर निकल जाता है, और वो फोर्स कॉइन को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसलिए कॉइन कहाँ गिर जाती है, कॉइन कहाँ गिर जाता है, टम्बलर के अंदर ही गिर जाता है। ठीक है, इस तरह से कैरम बोर्ड की एक्टिविटी है। कैरम बोर्ड की एक्टिविटी में क्या है कि आप इस तरह से पाइलिंग करें कैरम बोर्ड के कॉइन्स को, और हिट करें नीचे वाले कॉइन को, सबसे नीचे हिट करें तेज़ी के साथ, ठीक है, बॉटम साइड पे। तो देखते हैं कि नीचे वाला कॉइन जो है वो निकल जाता है, और बाकी ऊपर के कॉइन थोड़ा या तो गिर के वहीं पे गिर जाएंगे, या फिर गिरेंगे ही नहीं, अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी खड़े रहेंगे। और जो जिस कॉइन, जो सबसे नीचे वाला कॉइन है, वो काफ़ी आगे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नीचे वाले कॉइन को फोर्स मिलता है, और वो फोर्स बाकी कॉइन को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। जितनी देर में वो फोर्स ट्रांसफ़र होता है, उससे पहले वो कॉइन क्या होता है, आगे निकल जाता है। तो इस वजह से जो बाकी की चीज़ें हैं वो, क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की है, वो एकदम से मोशन में नहीं आएंगी जब तक उनको कंपेल नहीं किया जाए। जैसे जो नीचे वाली कॉइन है वो तो मोशन में आ गई, लेकिन वो जब तक ऊपर वाली कॉइन को कंपेल कर पाती मोशन में आने के लिए, तब तक वो बाहर निकल जाती। ऐसे ही ग्लास टम्बलर के केस में भी है, जब तक ये फोर्स, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी क्या है, स्टेशनरी में रहने की, कार्ड की भी और कॉइन की भी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की। लेकिन जैसे ही हम कार्ड को तो मोशन में ले आते हैं फ्लिक करके, फोर्स अप्लाई करके, लेकिन वो फोर्स कॉइन को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तब, और कार्ड निकल जाता है आगे और कॉइन गिर जाता है टम्बलर के अंदर। ये होता है किस वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि हर एक चीज़ की टेंडेंसी है कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने की, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो जब हम कार्ड पर फोर्स लगाते हैं, कार्ड तो मूव कर जाता है, लेकिन वो फोर्स कॉइन तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसलिए कॉइन तो रह जाता है रेस्ट में, और कार्ड किस में आ जाता है, मोशन में। तो कार्ड गिर जाता है बाहर और कॉइन गिर जाता है टम्बलर के अंदर। और सेम वही कैरम बोर्ड की एक्टिविटी में भी होता है, नीचे वाली कॉइन तो मूव कर जाती है आगे, और ऊपर वाली कॉइन को फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वो रेस्ट में रहती हैं और अपनी पोजीशन पे वहीं पे रहती हैं, आगे नहीं जाती। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने लिखनी है। एक्टिविटी 1 इसको आपने लिखना है विथ फिगर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 1 को आपने, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसको आपने ऊपर वाली एक्टिविटी को लिखना है, नीचे वाली एक्टिविटी को मैंने मार्क करेंगे, दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये मार्क करा मैंने आपको, जब पिक भेजूंगा तो आप जो मार्क किया ये वाली एक्टिविटी को आपने पूरा लिखना है जैसे बनाया हुआ विथ फिगर, और नीचे वाली एक्टिविटी को आपने, इस एक्टिविटी को विथ फिगर आपने पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फिगर और एक्टिविटी पूरा लिखना है। और इसमें सिर्फ समझना है इसको, इसका फिगर नहीं बनाना है, समझना है इसको, ना बनाना है और ना लिखना है। ओके, सो विल डू द एक्टिविटी, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए सारा चीज़ें इंतजाम की हुई हैं कि कैसे हम इसको एक्टिविटी को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लास टम्बलर की एक्टिविटी देखते हैं। देखिए ग्लास टम्बलर मैंने लिया, ये कार्ड लिया, सबको विजिबल है, ठीक है, ग्लास टम्बलर भी विजिबल है, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ये देखिए, अब ठीक है, जूमिंग कम कर दी मैंने, और इसके ऊपर ये रख दिया मैंने एक कॉइन, दिख रहा है सबको कॉइन कार्ड के ऊपर। अब मैं जैसे ही कार्ड को फ्लिप करूंगा तो देखेंगे कि कार्ड जो है वो आगे चला जाएगा और कॉइन जो है वो टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। चलिए एक्टिविटी को करते हैं, सॉरी। तो ये एक्टिविटी, इसको मैं फ्लिकर करता हूँ, तो देखिए कॉइन जो है वो कहाँ गिर गया, ग्लास के टम्बलर के अंदर। एक बार और करते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म। देखिए ये है आपका कॉइन, ग्लास टम्बलर, इसको मैंने फ्लिप किया, कार्ड चला गया आगे और कॉइन गिर गया टम्बलर के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटी हो गई एक ग्लास टम्बलर वाली, क्योंकि फोर्स किसको मिल गया, कार्ड को तो फोर्स मिल गया, कार्ड आगे चला जाता है, इस कॉइन को फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया और कॉइन कहाँ गिर जाता है, ग्लास के अंदर। चलिए ये तो एक्टिविटी हो गई एक्टिविटी 1। अब इस तरह से एक्टिविटी 2 को समझते हैं। तो एक कॉइन्स का मैं पाइल करता हूँ यहाँ पे, देखिए, और इसमें आपके सामने ही रखते हैं। तो देखिए अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो पाएगी एक्टिविटी तो ठीक है। अब इसमें मैं स्ट्राइकर से, ये स्ट्राइकर है, इससे स्ट्राइकर से हिट करूँगा तो किसी भी कॉइन को, यहाँ पे सबसे नीचे वाली कॉइन को हिट करते हैं तो देखते हैं ऊपर वाली कॉइन या तो ये थोड़ा सा यहीं पे गिर जाएंगी
या नहीं तो अपनी जगह पोजीशन पे स्टेशनरी रहेंगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो नीचे वाली कॉइन है वो सबसे आगे चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ठीक है। बाकी कॉइन अपनी जगह पे है, सिर्फ नीचे वाली कॉइन निकल के गई है। अब इनके साथ ट्राई करते हैं, बची हुई कॉइन इसमें क्या होता है। देखिए नीचे वाली कॉइन निकल के चली गई, ब्लैक कॉइन। अब इसके बाद और एक कॉइन के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो जितनी बार मैं हिट कर रहा हूँ नीचे वाली कॉइन निकल के जा रही है और ऊपर वाली कॉइन वापस अपनी जगह पे रह रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर फोर्स, जो नीचे वाली कॉइन को तो फोर्स मिल रहा है लेकिन वो ऊपर वाली कॉइन को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा और वो कॉइन अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी रहती है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज को हमने देख ही लिया प्रैक्टिकली। अब आते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पर। तो देखिए बुक में से मैं क्वेश्चंस जो इंटेक्स क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो करते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन जूम करता हूँ मैं, देखिए फिर उसके बाद देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन को क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इंटेक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, बिकॉज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज। तो रबर की डेंसिटी कम होती है, स्टोन की ज़्यादा होती है। तो स्टोन हैवी होता है, सेम साइज का स्टोन ज़्यादा भारी होगा। तो इसका मतलब मास स्टोन का ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो आंसर विल बी स्टोन। अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन, तो डेफिनेटली ट्रेन, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब 5 रुपी कॉइन एंड अ 10 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, तो डेफिनेटली 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following example try to identify the number of times velocity of the ball changes। एक स्टोरी से दी गई है कि एक फुटबॉल प्लेयर जो है किक करता है फुटबॉल को और अपने दूसरे प्लेयर को देता है, एंड हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। और वो जो दूसरा प्लेयर है वो बॉल को किक करता है किधर? गोलकीपर की तरफ, गोल की तरफ। गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। जो ऑपोजिट टीम का गोलकीपर है वो बॉल को कलेक्ट करता है एंड किक्स टुवर्ड्स प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और अपने प्लेयर टीम के प्लेयर की ओर को थ्रो कर देता है। तो इसको आप खुद भी रीड करो तब समझ में आएगा। हो सकता है मैं आपको ऐसे मेरे बोलने से समझ में ना आ रहा हो, एक बार खुद रीड करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो पहली बार आपको पूछिए कितनी बार इसमें फोर्स आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग देम, हाउ मेनी टाइम्स, पूछे कितने टाइम इसमें फोर्स चेंज हुआ है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो पहली बार वेलोसिटी में कब चेंज आया? जब एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की तरफ किक किया। तो पहली बार वो हो गया जब एक प्लेयर ने दूसरे को किक किया, फिर दूसरे प्लेयर ने उसको रोका नहीं है, उसको डायरेक्टली फिर से डायरेक्ट हिट कर दिया, तो दूसरी बार चेंज आया। गोलकीपर ने होल्ड कर लिया, थर्ड टाइम चेंज आया। और गोलकीपर ने अपने प्लेयर की तरफ हिट कर दिया तो 4 टाइम। तो कितने बार चेंज आया? 4 टाइम चेंज होता है। याद ऐसे ही करके याद कर लेंगे, ठीक है। समझ लेंगे खुद भी, आप एक बार दोबारा पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। किसी पेड़ की ब्रांच को अगर हम बहुत विगरसली हिलाएं शेक करें तो उसके लीव्स, जो भी पुअरली अटैच लीव्स होती हैं, जो पीली पड़ चुकी होती हैं, और जो अगर राइपन फ्रूट्स हैं तो वो सब नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेस्ड है। व्हेन वी विगरसली शेक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, branches come in motion but the leaves still tend to remain in rest due to inertia, and that's why leaves get detached from the branch and fall down। सिंपल सा आंसर है। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, when we shake the branches of a tree vigorously, धीरे धीरे हिलाने से नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड का यूज किया vigorous। when we shake the branches of a tree vigorously, the leaves come in, branches come in motion बट द लीव्स स्टिल टेंड, उनकी टेंडेंसी क्या है? रुके रहने की, अपनी पोजिशन में। तो ब्रांच तो, क्योंकि आप ब्रांच को हिलाना तो ब्रांच तो एकदम से मोशन में आ जाएगी, बट द लीव्स स्टिल टेंड टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, दैट्स व्हाई द लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउन। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको लिखना है आंसर, इनको सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में, आप लिखेंगे रीजन को। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इनको सुन करके बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा और तब उसको आंसर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप
एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट इज एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो वही अभी हमने समझा था, कोई बस चलती बस अचानक से रुक जाए तो आप क्यों आगे की तरफ गिर पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, सुनिए ध्यान से और इसको बार बार सुन करके लिखना भी आंसर सेम वर्ड्स में, या और यू कैन सी फ्रॉम एनी, आपका कोई अगर रिफ्रेश बुक हो तो उसमें से देख सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ढूंढ सकते हैं आंसर, इसमें रीड करेंगे तो मिल जाएगा। तो why do we fall in forward direction? So when the bus is in motion and we are also in motion with the bus, when the bus is in motion we are also in motion with the bus, but when the bus suddenly stops and comes to rest, our body still tend to remain in motion due to inertia, and that's why we fall in forward direction। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, इसको रिपीट कर करके फिर डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। क्या, व्हेन बस इज इन मोशन आवर बॉडी इज ऑल्सो इन मोशन विद द बस, व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स एंड कम्स टू रेस्ट आवर बॉडी स्टिल टेंड टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया, एंड दैट्स व्हाई वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको याद करिए। ऐसे ही बैकवर्ड का भी सेम, इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन जो है वो, व्हाई डू यू फॉल बैकवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन a bus suddenly starts? तो सिंपल है, when the bus is in rest our body is also in rest with the bus, when the bus suddenly starts and comes in motion our body still tend to remain in rest due to inertia, and that's why we fall backward। ठीक है, तो ये आपने, ये हमारा एक फर्स्ट लॉ मोशन के जितने लॉजिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में, और 2 एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आपने एक लिखनी है अपनी नोटबुक में, बाकी इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास।